नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। महाराष्ट्र की चुनावी हलचल और उस चुनावी हलचल के बीच जिस विषय पर आज सबका ध्यान गया है, चाचा-भतीजा, बेटी और पिता। लेकिन चाचा-भतीजा महाराष्ट्र के चुनाव में अलग-अलग हिस्सों में हैं। सबसे ज़्यादा निगाहें बारामती में हैं। क्या अजीत पवार का राजकीय संन्यास होने वाला है? क्या बारामती से ही अजीत पवार की सियासी पारी पर विराम लग जाएगा? जिस बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बुरी तरह चुनाव हारी, उसी बारामती में फिर से जाना और वहीं से चुनाव मैदान में आना अजीत पवार के लिए कौन-सी मजबूरी थी? क्या उन्हें जबरिया भेजा गया? क्या महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे वाली शिवसेना इन्होंने अपनी साख बचाने के लिए अजीत पवार को मजबूर करके उनकी सियासी पारी पर ग्रहण लगा दिया है? ये समझेंगे, अभिषेक कुमार को जोड़ लीजिए और फिर तथ्यों के ज़रिए हम समझेंगे। अभिषेक, सूची आई है और ये सूची शरद पवार की सूची देश की राजनीति में, मैं फिर कल की बात रिपीट कर दूं कि वाकई अगर चाणक्य है कोई, तो वो फिर शरद पवार की सूची आते ही महायुति में हाहाकार। और हाहाकार क्यों है? 2 सीटों को हॉट सीट बना दिया झटके में। बारामती हॉट सीट थी ही, लेकिन अजीत पवार बनाम युगेंद्र पवार, सुनेत्रा पवार पत्नी के हारने के बाद पहले एक बेटा हारा, पत्नी हारी। आप सोचिए, बस जोड़ते जाइए, एक बेटा हारा, पत्नी हारी। अब अगर अजीत पवार हार गए, और आसान नहीं है रास्ता, शरद पवार पीछे खड़े हैं और पोता फ्रंट पर मोर्चा लेने उतरा है, युगेंद्र। और वो युगेंद्र कौन है? वो युगेंद्र अजीत पवार के छोटे भाई का बेटा, सगे छोटे भाई का बेटा है। श्रीनिवास का सगे छोटा छोटे भाई छोटा का बेटा। छोटा। तो हाँ, शरद पवार का पोता, लेकिन अजीत पवार के सगे छोटे भाई का जो है, अजीत पवार भतीजे हैं शरद पवार के, लेकिन जो युगेंद्र है, वो युगेंद्र सगे छोटे भाई का बेटा है। तो वो रिश्ता जो जो शरद पवार और अजीत पवार का रिश्ता था, अजीत पवार और युगेंद्र का वही रिश्ता है। और जी। युगेंद्र भारी पड़ गया, तो फिर क्या अजीत पवार का राजनीतिक जो है संन्यास ये तय हो जाएगा। और एक सूची से कैसे फंसा दिया शरद पवार ने पूरे महायुति की जो है गुड़ा गणित को। दिल्ली में शाह से लेकर के फडणवीस, शिंदे, पवार, सब दिल्ली में माथापच्ची करते रह गए। अब तक कोई हल नहीं निकला है। गोदी मीडिया खबर भले दबाए बैठी है। अभिषेक। देखिए आशीष जी, असल बात ये है हम्म, कि महाराष्ट्र की राजनीति में भतीजों की महिमा अपरंपार है और इसी महिमा के एक प्रोडक्ट के तौर पर आपने अजीत पवार को देखा था। हम्म, बारामती के बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बारामती किसकी? तो बारामती शरद पवार की। अब कल को कोई कहे मैनपुरी किसका? मैनपुरी हम्म, मुलायम सिंह यादव का। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव सब बाद में आते हैं। जिसके साथ मुलायम सिंह उन्हीं का मैनपुरी। वही स्थिति है बारामती की, जिसके साथ शरद पवार उन्हीं की बारामती। तो अजीत पवार जब तक शरद पवार की छत्रछाया में थे, तब तक अजीत पवार को बारामती ने सांसद भी बनाया 1991 में। और बारामती से कई बार अजीत पवार को विधानसभा भी भेजा। मतलब उनकी राजनीतिक गाड़ी बारामती से शुरू हुई और बारामती में ही अजीत पवार पॉलिटिकली विलेन बनते दिख रहे हैं। अब हम्म, विलेन कैसे? तो विलेन इसलिए क्योंकि अजीत पवार की कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं रही है। हम्म, अजीत पवार की पहचान क्या थी? कि वो शरद पवार के भतीजे हैं। अजीत पवार की राजनीतिक पूंजी क्या थी? कि वो शरद पवार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हम्म, अजीत पवार की पॉलिटिकल यूएसपी क्या थी? वो यही थी कि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी का कामकाज मोटे तौर पर यही संभालते हैं, देखते हैं। और इन तीनों पूंजी से
शरद पवार ने उन्हें दूर नहीं किया, खुद अजीत पवार ने खुद को दूर कर लिया। वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारे, कुल्हाड़ी पाँव मार दिए। उन्होंने तब भी मौका दिया जब उन्होंने 5 बजे सुबह में जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ लेनी थी। हुँ। तब भी शरद पवार ने माफ कर दिया। पूरा परिवार माफ करने के मूड में नहीं था। लेकिन तब शरद पवार की पत्नी प्रतिभा शिंदे बीच में आ गई थी। प्रतिभा पवार कहते हैं। हुँ। वो बीच में आ गई और वो रिश्ते उस वक़्त भावना प्रधान महाराष्ट्र में और मराठी परिवारों में वो सब पर भारी पड़ गए और वो मामला एक तरफ छिटक गया। हुँ। असली रिश्ते में भूतपूर्व भी हो गए देवेंद्र फडणवीस। हुँ। अब जो राजनीति है महाराष्ट्र में, शरद पवार को देखिए वो कैसे आगे बढ़ते हैं। पार्थ पवार के लिए एक तरह से जिद करके, ये हैसियत थी अजीत पवार की, अपने बेटे पार्थ पवार के लिए जिद करके लोकसभा की टिकट ली थी। हुँ। वो हार गए। उसके बाद कहा गया कि अजीत पवार की मर्जी के खिलाफ हुँ। रोहित पवार को, अपने बड़े भाई के पोते को आगे बढ़ाया। ये भी कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा कि पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री पद के उनके सपने को रोहित पूरा करेंगे। ये हुँ। पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा। हाँ। वो बात भी तब हजम नहीं हुई थी अजीत पवार को। और 2 और मोर्चे थे। पहली चीज़ सुप्रिया सूले। सुप्रिया सूले दिल्ली की राजनीति में मगन थी। उन्हें संसद की राजनीति में मज़ा आता था। लेकिन अब शरद पवार के सामने क्या रास्ता है? 2 चीज़ें महाराष्ट्र में चल रही है, उसको समझिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठाकरे परिवार आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्री पद की रेस में नहीं होता है। हुँ। बाल ठाकरे भी नहीं बने, मौका मिलने पर भी ठुकरा दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे बने, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनके सिवा किसी दूसरे को शिवसैनिक स्वीकार नहीं करते। अब जो बात है, नहीं, 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 यहाँ सबसे पे बड़ी चीज़ मैं ये 1 मिनट के लिए खाली रुकूँगा। उद्धव ठाकरे इसलिए नहीं बने थे कि शिवसैनिक उनके अलावा किसी को नहीं स्वीकार करते। शिवसैनिकों ने मनोहर जोशी को भी स्वीकार किया था, शिवसैनिकों ने राणे को भी स्वीकार किया हालात था। दूसरे थे, तो जब वो हालात नहीं, दूसरे थे। देखिए, हालात-वालात की बात ठाकरे नहीं, नहीं, परिवार के उसके अस्तित्व पीछे को की मैं वजह खत्म बता करने दूँ, की उसके पीछे कोशिश बीजेपी ने की मैं थी। अभिषेक उसके पीछे की वजह जो जो उद्धव ठाकरे के घर में भाऊ के साथ, अशोक वानखेड़े जी के साथ जो बातचीत हुई और जो कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनकी पत्नी की थी, उस दबाव में अक्सर उनकी पत्नी को भी लपेट लिया लोगों ने उस समय। हुँ, वो वहाँ पर बड़ी साफ चीज़ें आई, वो ये प्लान जिस जिस चाणक्य की हम बात कर रहे हैं ना, उस चाणक्य का प्लान था। शरद पवार का प्लान था, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको मुख्यमंत्री शरद पवार ने बनाया था, उनको शरद पवार ने तैयार किया था। उद्धव ठाकरे हुँ, निजी तौर पर खुद नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना। उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने। ये हकीकत है, उनकी पत्नी नहीं, हुँ, क्योंकि जब ये खबर आई और घर में जब छोटे बेटे ने उद्धव के छोटे बेटे ने कहा, "माँ साड़ी कौन-सा पहनोगी शपथ ग्रहण में?" तो वो चौंक गईं और चीखी, "क्या मज़ाक कर रहे हो?" पता चला नहीं खबर तो सही है। हुँ, तो फिर तत्काल उन्होंने फ़ोन किया कि ये क्या फैसला हो गया? दरअसल शरद पवार ने इसलिए तैयार किया था उद्धव ठाकरे को कि उस समय भी आज एक और बात ये बात भाऊ ने खुलासा कर दिया लेकिन एक शो में फिर एक बार हम बता दें, जो एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ इतना बड़ा छल किया, इतना बड़ा धोखा जिसको शिव सैनिक सबसे बड़ा धोखा मानते हैं, उसी एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे आगे करना चाहते थे मुख्यमंत्री के लिए। हुँ, यही एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, तब भी एकनाथ शिंदे का ही नाम उन्होंने आगे रखा था। उनके दिमाग में एकनाथ शिंदे का नाम था। लेकिन उस वक़्त शरद पवार ने बात कही थी, कहा कि एकनाथ शिंदे के नीचे अजीत पवार जैसे लोग नहीं काम करेंगे। अजीत जी, पवार उप मुख्यमंत्री जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाए हैं, इस देश में राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड राव इंद्रजीत सिंह के नाम है। उसी हुँ, तरह डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से अजीत पवार के पास है। आपके पास डाटा के मामले में तो आप सबसे रिच आदमी हो हमारे साथियों में।
तो मुझे लगता है कि एक बार आप भी इस पर मुहर लगाओगे जब चेक करोगे कि शायद डिप्टी सीएम बनने के मामले में अजीत पवार नंबर 1 पे होंगे। तो जी। डिप्टी सीएम अजीत पवार जो इतना लंबा जिसका डिप्टी सीएम का रिकॉर्ड राजनीतिक नीतीश कुमार जीवन की है तरह बना रहे और हैं, जैसे नीतीश और कुमार सीएम इतने का बा रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँ, और इतने बार वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो शरद पवार ने बड़ा तार्किक रूप से कहा कि एकनाथ शिंदे जो है, ये अजीत पवार को नहीं काबू में रख पाएँगे, इनके अंडर में अजीत पवार फिर अजीत नहीं आएगा। तो हुँ, अजीत पवार जैसे लोगों को कि एक ऐसी छतरी, वो बड़ी छतरी जिसके नीचे सब खड़े हो जाएँ, तो कहा जो है कि उद्धव खुद आप ही सँभालो अब कमान। तब उद्धव आए थे, ये उस कहानी पे हम चले गए। लेकिन फिलहाल हम इस कहानी पे आते हैं, अभी वाली कहानी पे। एक तरफ शिंदे बिल्कुल। को फँसाया, देखिए ये दिमाग कौन है इसके पीछे अब आप ही बताना, अब हम आप पे टॉस कर रहे हैं मामला। कि दिमाग किसका है, मुझे तो फिर वही वही चाणक्य पर, बुजुर्ग चाणक्य पर मेरी निगाहें जाती टिकती हैं। शिंदे को कैसे फँसाया? शिंदे को फँसाया आनंद दीघे के भतीजे हुँ, केदार दीघे। अजित पवार को कैसे फँसाया? अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार। शरद नहीं, पवार इसमें ने सबसे अजित बड़ा पवार असर के क्या होगा, आशीष जी हाँ, समझिए। हाँ, पहली चीज़ थी उद्धव ठाकरे इनकी अजीत पवार की खुद की सीट फँस गई हाँ, और बहुत बुरी तरह से उलझ गए। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा में सुप्रिया सुले के हाथों हार चुकी हैं। देखिए, और बुरी सुप्रिया तरह सुले के लिए भी आसान नहीं था। पवार परिवार हुँ, परिवार को बहुत महत्व देता है, फैमिली वैल्यूज़ को। हुँ, सुप्रिया सुले के लिए आसान नहीं था कि वो अपनी भाभी के खिलाफ चुनाव में कैंपेन करे और लड़े, लेकिन हुँ, सियासत की मजबूरियाँ ऐसी थी कि वो करना पड़ा। अब अजीत पवार के सामने स्थिति है कि बारामती छोड़कर, एक तो बारामती से वो जीतेंगे, मुझे तो संभावना कम दिखती है। हुँ, बारामती छोड़ कर के अजीत पवार पूरे महाराष्ट्र में कहाँ जाएँगे? हुँ, किसके लिए कैंपेन करेंगे? ये अलग सवाल है। हुँ, एकनाथ शिंदे अपनी सीट छोड़कर कहाँ जाएँगे? किससे कैंपेन कैंपेन करेंगे? हुँ, तो क्या बचे अकेले देवेंद्र फडणवीस? वो हुँ, जहाँ-जहाँ कम कैंपेन करेंगे, मराठा उनके अगेंस्ट कंसोलिडेट होते चले जाएँगे। ओबीसी कंसोलिडेट होंगे कि भाई जब ब्राह्मण को ही मुख्यमंत्री बनाना है हुँ, और ओबीसी कोटे में कुणबी को घुसेड़ रहे हो हुँ, आरक्षण दे करके, उनका कोई रिड्रेसल हो नहीं रहा है। मराठा अलग नाराज़, कुणबी अलग नाराज़, ओबीसी अलग नाराज़। तो भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे के सहारे जाएगी? हुँ, अभी तो बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति इस रूप में फँस गई है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में जो बची-खुची 50 सीट पहुँचने की संभावना दिख रही है, उस पर भी तुषारापात करवा लेना। हुँ, जो चेहरे हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सिमटते जा रहे हैं। अब बचा क्या? अब सवाल तो ये कि ना नेता है, ना नीति है, ना नैरेटिव है, ना माहौल है। किस बूते ये चुनाव में जाएँगे? देखिए एक जगह नहीं घिरी है वो पूरा अलायंस। हुँ, अजीत पवार उसमें बड़ा फैक्टर अब हो गए। अजीत पवार को जब लाया गया था, कोई हुँ, ज़रूरत नहीं थी बीजेपी को इस ऑपरेशन की। बिना अजीत पवार के भी ये सरकार कार्यकाल पूरा कर लेती, पहली हुँ, बात। दूसरी बात ये, अजीत पवार को लाके शरद पवार का रास्ता आसान किया कि जो हुँ, वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे कि हाँ, उत्तराधिकार सुप्रिया सुले के हाथ में चला जाए, रोहित पवार के हाथ में चला जाए, अजीत पवार माइनस हो जाए, वो काम बीजेपी ने तोहफ़े में कर दिया। हुँ, तीसरी बात, एक सिम्पैथी वेव से बीजेपी दबी हुई थी, वो उद्धव ठाकरे की थी। अब एक दूसरे नेता 84 साल के बुजुर्ग शरद पवार के पक्ष में सिम्पैथी चलवा दी। अब सिम्पैथी स्क्वायर हो गया, सहानुभूति स्क्वायर हो गया वहाँ। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा स्टार्टिंग में, कुल्हाड़ी पे पैर रखने वाली बात जो है, वो सिर्फ़ अजीत पवार ने नहीं किया है, चाणक्य की नीति से भी हुआ है, ईडी के डर से भी हुआ है और पार्टियों को कमज़ोर करने की रणनीति से भी हुआ है। अब आपसे हम कहें कि मुलायम सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव की, कोई नेता छोड़ के चला जाए, क्या उससे पार्टी कमज़ोर हो जाएगी? पार्टी चलती है तो उसके पीछे ताकत मुलायम परिवार की। लालू यादव की पार्टी चलती है तो उसके पीछे ताकत किसकी है? लालू यादव की है। हुँ, अब कोई रहे ना रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वही स्थिति एनसीपी की है। जो भी आते हैं वो शरद पवार के आभा मंडल में अपनी सीट जीतने आते हैं या शरद पवार के खड़े किए हुए नेता हैं। देखिए पार्टी चेहरा विहीन कौन है वहाँ? अगर अजीत पवार कांग्रेस के नेता होते, ये चेहरा होते, तब कहते कि आपने चेहरा विहीन कर दिया। चेहरा विहीन तो पहले से कांग्रेस है। जो चेहरा विहीन है वो 13 लोकसभा सीट जीतती है। सबसे ज़्यादा सीटें वही जीतती है महाराष्ट्र में।
और जिसके पास चेहरा है उसका चेहरा आपके साथ आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप मैं जो ले आप गए वो तो बाई प्रोडक्ट ले गए। आपको एक चीज़ और बताते हैं आशीष जी, आपको जान के हुँ, आश्चर्य होगा, हुँ, इंडिया के प्लास्टिक मार्केट पर सबसे ज़्यादा कब्ज़ा किसका है? हुँ, अंबानी परिवार का, रिलायंस का। एक तो उनकी जामनगर रिफाइनरी में जो बाहर से आता है क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट से प्लास्टिक निकलता है, इसे पीवीसी पाइप और आपके घर में पॉलीथीन वगैरह सब चीज़ बनती है। दूसरी रिफाइनरी का भी कचरा वो उठा लेते हैं और वो प्लास्टिक पर इंडिया में 95% की मोनोपोली रखते हैं। तो सवाल ये सारा कचरा तो इन्होंने उठा लिया बीजेपी ने, राजनीतिक कचरा। भाई किसी नेता को कचरा नहीं बोल रहा, लेकिन वोट बैंक के मामले में जिनको कचरा ही आप मानेंगे, उनको उठा लिया हर पार्टियों से। और फिर उसके सहारे इन्होंने कोशिश की कि हम चुनाव जीते। अरे रिलायंस तो कचरा उठाता है तो उससे बाई प्रोडक्ट में प्लास्टिक बनाता है। आप तो ना प्लास्टिक बना पाए और ना ही सीमेंट बना पाए। हुँ, आप बनाए क्या? तो जो आपकी जो ज़मीन थी, अब उस ज़मीन को साझा कर रहे हैं कहीं शिंदे के साथ तो कहीं अजीत पवार के साथ, दोनों बैगेज हो गए। और दोनों आप नहीं, नहीं, सोचिए, आप अब कल्पना कीजिए, नहीं, हुँ, आशीष जी आप कल्पना कीजिए, ओपनिंग करने भेज दिया जाए शकील मुश्ताक को और दूसरी तरफ से कहा जाए कि सईद अनवर बैटिंग करेंगे। सईद अनवर पागल हो जाएँगे। छोड़िए सईद अनवर और ये शकलेन स्थिति मुश्ताक बन के गई मुद्दे है। पे आते हैं। बाई प्रोडक्ट पर हम नहीं जाएँगे क्योंकि बाई प्रोडक्ट हमें आपको नहीं पता है कि भाजपा को बाई प्रोडक्ट क्या बना रही है और क्या उसे चाहिए। हो सकता है जो चाहिए हो वो बना रही हो। हम एक और सीट की चर्चा करते हैं। एक सीट है आपने बयान सुना होगा पिछले दिनों में बाबा हुँ, अतराम की सीट। बाबा अतराम की सीट है अहेरी। हुँ, अहेरी हुँ, सीट से बाबा अतराम के सामने भाग्यश्री अतराम को उतारा है शरद पवार। ये भाग्यश्री अतराम बाबा अतराम की सुपुत्री है हुँ, और भाग्यश्री अतराम पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय थी, लगातार। और जब ये बाबा अतराम को ये आभास होने लगा कि शरद पवार फिर शरद राव अब हमें छोड़ेंगे नहीं, तो बाबा अतराम बड़े आक्रामक हो गए थे। और शरद पवार जैसे मंझे हुए राजनेता उस अवस्था में आशीष ले जी आते हैं आदमी को कि आशीष जी उल-जलूल मैं बकने समझ लगते गया हैं। आपका सवाल। फिर आपका फिर सवाल बाबा समझ गया। अतराम ने कहा कि मैं वो कुएँ में फेंक दूँ ऐसी अगर बेटी हो, क्या-क्या मतलब बड़े अपनी ही बेटी आशीष पर बड़े जी हाँ, आपका सवाल मैं समझ गया। हुँ, एक रोचक किस्सा सुना के तब आपको जवाब दूँगा। बिहार में एक बाहुबली नेता माने जाते हैं। उनकी 2 पत्नियाँ हैं और हुँ, दोनों पत्नी आपस में बहनें हैं। हुँ, और कई चुनाव में ऐसा हुआ है कि दोनों पत्नियाँ एक राजद से, एक जदयू से मुकाबला भी की है हुँ, और दोनों बड़ी मिल-जुल के रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हुँ। कोई झगड़ा-विवाद है, नहीं, लेकिन नहीं, वो लेकिन ये बाहुबली नेता जुगाड़ कर हुँ, लेते थे। 1 मिनट सुनिए, नहीं एक हुँ, पूरी बात सुन लीजिए। और बड़ा दिलचस्प नज़ारा होता था, आपको भी पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, बड़ा दिलचस्प चुनावी नज़ारा होता था कि विधायकी तो घर में ही रहेगी, दोनों गठबंधन से। 1-2 बार ये मुकाबला हुआ, इस बार नहीं हो पाया 20 में, लेकिन वहाँ सामंजस्य के साथ था। अब आप जो कह रहे हैं बाप-बेटी वाली बात, वो हुँ, सामंजस्य नहीं है, हुँ, वो विरोध है। और जब विरोध है, तो उस विरोध में नतीजा महाराष्ट्र की राजनीति में आप एक चीज़ जान लीजिए, आज की तारीख में कोई कुछ भी कहे, हरियाणा वाली परिस्थिति नहीं है। हरियाणा हुँ, वाली परिस्थिति क्यों नहीं है हम बता देते हैं। हरियाणा में 28% जाट और 4% मुस्लिम, 32% से कांग्रेस टेक ऑफ कर रही थी और 40% होने लगी और बीजेपी ने तमाम खुदरा वोटों को जुटाया। ठीक है, कुछ सीटों पर जो बात लोग शक करते हैं वो भी हुआ होगा, लेकिन सवाल ये है कि 35-36% वो खुद को पहुँचाई, जो 20% पहुँचने के हालात नहीं थे। तभी तो 3-4% कुछ किया होगा, अगर उस थ्योरी को भी मान लें तो। महाराष्ट्र की स्थिति ये है, 1 हुँ, मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, महाराष्ट्र की स्थिति ये है, माइनॉरिटी प्लस मराठा और कुछ हद तक हुँ, दलित को छोड़ भी दीजिए, दलित को हम आगे काउंट करेंगे, दलित हुँ, वोटर्स। 45% से तो ये टेक ऑफ ही कर रहे हैं। हुँ, ये वहाँ से तो आगे ही बढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति एकदम अलग है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में छगन भुजबल को घुमा के पूरे माली का वोट ले लेंगे, घुमा करके पूरे बंजारा फैमिली का वोट ले लेंगे, मुगालते में है। जो भी लोग ये सोचते हैं, धनगर कम्युनिटी जो ओबीसी की तीसरी डोमिनेंट कम्युनिटी, उसका वोट ले लेंगे। अरे उसकी डिमांड तो पूरी करो, वो ट्राइबल स्टेटस चाहता है, उसे आदिवासी में डाला जाए, वो सेफर्ड कम्युनिटी है और वो चाहते हैं, वो उन्हें क्यों नहीं आप दे रहे हैं। तो ये अपने वोट बैंक पे भी आपस में उलझ गए। तीसरी चीज़,
दलित वोटर्स की जो स्थिति है, महाराष्ट्र के दलित वोटर्स ज्यादातर संत परंपरा को फॉलो करते हैं, चाहे महार हो या नॉन महार हो। महाराष्ट्र में संत परंपरा आज से नहीं, आपको जो मेडिएवल हिस्ट्री है उस जमाने से वो रही है, प्रभावी रही है। संत परंपरा में आप धम्म को लेकर के सिर्फ मराठा कम्युनिटी की, सॉरी, महार कम्युनिटी के लिए घुस रहे हैं, गौतम बुद्ध के धम्म को लेकर। और महार कम्युनिटी उस दायरे में आने वाली नहीं, उनकी महार रेजिमेंट की मांग क्या पूरी हो गई? सबसे बड़ी मांग है आज की तारीख में महार लोगों की 5.5% है कि सेना में महार रेजिमेंट होना चाहिए। क्या किया आपने? देखिए, महाराष्ट्र का समाज मुद्दा प्रधान राजनीति करता है। आज अगर शरद पवार मुद्दे को छोड़ दे तो उनको भी छोड़ने में देर नहीं करेगा, ये हकीकत है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर मुद्दे छोड़ दे मराठा कम्युनिटी के या महाराष्ट्र के लोगों के, उन्हें भी छोड़ देगा वो। व्यक्ति महत्व नहीं रखता है, व्यक्ति तभी तक महत्व रखता है जब व्यक्ति मुद्दों के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ स्टिक है। बड़े-बड़े कुल लोगों मिला को महाराष्ट्र ने छोड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस को क्यों छोड़ा? 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा नहीं था, लेकिन क्यों छोड़ा? क्योंकि वो गुजरात लॉबी के एजेंट के तौर पर वहां पर ख्यात हो गए थे, एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली इसके ये हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अजीत इस पवार और एकनाथ शिंदे भी उसी एक्सटेंशन के तौर पर ख्यात हो गए हैं कि ये भी गुजरात लॉबी के हितों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ज्यादा एग्जैक्टली बड़ा यही राजनीतिक करियर में बदनुमा दाग है वहां। ये हूबहू यही बात है। सबसे बड़ी बात यही, फडणवीस की राजनीति का तो यहीं पर इतिश्री हो गया। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में एक बड़ा फर्क ये भी है कि हरियाणा में शरद पवार नहीं थे, हरियाणा में उद्धव ठाकरे नहीं थे। जब कांग्रेस बनाम भाजपा सीधे सीधे होता है तो फिर मामला कई जगहों पर, यहाँ पर एक हरियाणा में ऐसा कई पावर प्रकाश है। अम्बेडकर थे, एक नहीं थे, कई प्रकाश अम्बेडकर थे। हाँ, कई प्रकाश अम्बेडकर जहाँ पर, और एक भी शरद पवार नहीं था। यहाँ पर शरद पवार और उद्धव दोनों हैं, और शरद पवार सबसे महत्वपूर्ण, वो ऐसा जो गुरुत्व केंद्र जिसके इर्द गिर्द वो जब चाहे तो लोग घूमने लगते हैं। तो शरद पवार के होने की वजह से बड़ा फर्क आया है। लेकिन हम 2 सीटों पर चर्चा कर रहे थे, मैं आखिर में चलते-चलते उस पर दर्शकों की भी राय माँगता हूँ। एक तो एकनाथ शिंदे की सीट, केदार दीघे के आने के बाद आज उस सीट से ग्राउंड ज़ीरो से कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स आई। नहीं, वहाँ आशीष पर जी एक बात मुझे बता दीजिए, एक केदार लाइन दीघे पूछना के, है। आशीष हाँ, जी, हाँ, एक हाँ, लाइन। हुँ। हाजीपुर किसकी? रामविलास पासवान की या पारस की? रामविलास पासवान। रामविलास की, राम और क्या? तो पारस को नहीं, लोगों ने स्वीकार किया, भाई थे, नहीं इसी किया। इसीलिए वही इसीलिए स्थिति हो आखिर गई है अजित पवार की। इसी कंक्लूड जो मैं कर रहा कि ये सिर्फ आप बारामती नहीं, इस बार बात ये शुरू हुई है आनंद दीघे के इलाके में। उनकी सीट का नाम बड़ा टिपिकल, मैं भूल जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जो ठाणे की सीट है जहाँ से एकनाथ शिंदे, वहाँ केदार दीघे के आने के बाद आज मैं उस सीट की ग्राउंड की रिपोर्ट्स कुछ लिया, लोगों से कुछ बातचीत हुई है वहाँ पर। उनके मुताबिक अब वहाँ पर ये माहौल बन रहा है कि आनंद दीघे का कौन असली उत्तराधिकारी है? कौन है असली आनंद दीघे का उत्तराधिकारी? आनंद दीघे का भतीजा केदार दीघे, या आनंद दीघे का नाम लेकर के शिवसेना तोड़ देने वाले एकनाथ शिंदे? अब वहाँ पर भी शिंदे फँस गए हैं इसी में कि कि जी। ठाणे किसका? जैसे आपने कहा ना बारामती किसका, हाजीपुर किसका, तो ठाणे किसका? अगर वो ठाणे आनंद दीघे का है, तो आनंद दीघे का ठाणे किसके पास होना चाहिए? केदार दीघे के पास होना चाहिए या एकनाथ शिंदे के पास होना चाहिए? उनका भतीजा जो है उसके पास होना चाहिए, या एकनाथ शिंदे जो केदार दीघे का नाम आगे करके उनके सपने की पार्टी, जिस पार्टी को उन्होंने सींचा आनंद दीघे ने, उस पार्टी को तोड़ देने वाले के हाथ में जाना चाहिए ठाणे। ये सवाल वहां पे पैदा होना शुरू हो गया है। वही जी। बारामती में तो एक ही लाइन में कहूंगा कि बेटा हारा पत्नी हारी, अगर खुद हार गए। चर्चा तो यहां तक है, एक मैं लास्ट बताऊं आपको, मैं अभी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार को पता था कि बारामती में हारेंगे, तो उनको एक दबाव तो पड़ा इधर से कि अगर बारामती छोड़ के गए तो पहले ही प्रदेश में ये मैसेज चला जाएगा कि ये हार मान चुके हैं, जो बारामती से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, यानी हार मान चुके हो। दूसरी बात, बारामती से लड़ेगा कौन? तो एक बात थी कि जो दूसरा बेटा है उसको लड़ा दिया जाए।
लेकिन कुछ शुभचिंतकों ने ये सलाह दी है कि खुद लड़ जाओ, एक बेटा हार चुका, पत्नी हार चुकी, खुद हार अगर उस मैं बेटे को भी फिर हरवा कह रहा दोगे हूँ, आशीष जी, नहीं मैं फिर हाँ, कह रहा हूँ, 1 सीट और आप देखिएगा, 2 सीटों से वो नॉमिनेशन करेंगे। नहीं, नहीं, वो 5 से करें। जो सलाह उनके मेरी जानकारी में भी एक आदमी ने चर्चा में कहा हो सकता है वैसे ही उनका एनालिसिस हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सलाह दी अजित पवार को कि ये दूसरे वाले बेटे को मत लड़वाओ, एक बेटा हार गया, पत्नी हार गई, खुद हार जाओगे तो कोई बात नहीं, कम से कम एक पास बचा रहेगा, एक ऐसी नोट बची रहेगी जो मार्केट में नहीं उतारा है। अगर उस दूसरा वाला बेटा भी हार जाएगा, तो परिवार में कोई तो बच्चा होना चाहिए कि जो नहीं हारा है, फिर तो खत्म हो जाएगा खेला। तो एक बच्चे को भी सेफ रखो कि जब बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन आ जाए, मान लिया कोई ऐसा समय आए कि शरद पवार से ही माफी मांगनी पड़े, तो एक बेटे का सर पकड़ करके माफी मांग सको कि ये वाला है, इसको सौंप रहे हैं, चलो इसी को आप आगे बढ़ा दो, इसी को माफ कर दो, ये तो नहीं कभी चुनाव लड़ा ना हमारे साथ, तो इसी को अपना लो, इसी को अपना मान लो पोता। तो इसलिए शायद उस बेटे को अभी बचा के रखा है। ये सबसे एक्सक्लूसिव मुझे जानकारी किसी ने दी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अभिषेक, महाराष्ट्र की खबरों पे हम लोग मिलते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। थोड़ा आज सेहत आपके हमारी दोनों की थोड़ा इस मौसम चेंज में गड़बड़ है। देखते रहिए आप लोग इसकी न्यूज तरह लॉन्चर, है कि इजाजत हमारी दीजिए। सेहत गड़बड़ है, महाराष्ट्र में